magnetic flux of coils or solenoids। तो इसके लिए पहले तो हम कॉइल के जो डायमेंशंस हैं वो डिफाइन करेंगे ना। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वाइंडिंग, बात करें कॉइल की या वाइंडिंग की, ठीक है। जब कॉइल या वाइंडिंग की बात होगी, महीन बेटा अपना माइक प्लीज बंद कर लो। अच्छा, जब हम बात करेंगे कॉइल की या वाइंडिंग की, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है कॉइल या वाइंडिंग। तो इसमें सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि इसका प्लेन कहाँ पे होगा और इसका वेक्टर एरिया कहाँ पे होगा। इसका जो वेक्टर एरिया होगा वो इसके टर्न्स के होगा परपेंडिकुलर। इसको हम कहेंगे वेक्टर एरिया ऑफ द कॉइल। ये हमारे पास हो गया वेक्टर एरिया ऑफ द कॉइल। सर ये कौन सी क्लास हो रही है, किस चैप्टर की? ये आप ये क्लास नहीं ले रही, ये मैग्नेटिज्म की क्लास है। अच्छा, हाँ, तो सर आज ये क्वांटम की क्लास नहीं है? आप उसमें देख लो ना, टॉपिक लिखे हुए हैं बेटा। नहीं थी, इसके लेकिन मैंने बाद आपसे कल पूछा था, आपने कहा था हाँ सेम टाइम पे क्लास होगी। नहीं, वो मुझे पता नहीं था ना कि आप A2 का पूछ रही हैं या उसका पूछ रही हैं। आप उसमें देखें टॉपिक लिखे हुए हैं ना, तो टॉपिक्स के सर लेकिन हिसाब वैसे ये चैप्टर जो है ये कहाँ तक पढ़ा लिया आपने? बेटा ये तो आखिरी क्लास है इस चैप्टर की। ओ अच्छा अच्छा, ठीक अच्छा है सर। फिर अच्छा, अ कॉइल ऑफ वायर, वेक्टर एरिया ऑफ द कॉइल, और यहाँ पे ये हो गया प्लेन, ये हो गया प्लेन ऑफ द कॉइल। सर अच्छा, अब हमारा जो मेथड था रियान। हाँ ये रियान, वायर है, वायर के ये क्या क्यूबॉइड है या सिलेंड्रिकल है? ये फर्क नहीं पड़ता, वैसे वैसे सिलेंड्रिकल है, तो वैसे सिलेंड्रिकल। तो सर इसका प्लेन कैसे, जो सर्कुलर इसका प्लेन जो की बात, हाँ, मेरी बात सुनो। हम्म, फर्ज करो अगर सिलेंड्रिकल भी बना दिया जाए, ठीक है, ये देखो ये सिलेंड्रिकल हो गया ना, तो इसके ऊपर जो होंगे ना टर्न्स, फर्ज करें ये टर्न्स ऑफ वायर है। तो अब बात ये है कि जो कॉइल होती है ना, उसमें जो उसका क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन को हम कहते हैं एरिया, और प्लेन जो होता है कॉइल का वो इस जगह पे होता है उसके टर्न्स के अलाउंग। दिस इज प्लेन ऑफ द, सर ये थोड़ा डायगोनल से ही होगा जैसे आपने बनाया? नहीं नहीं, ये स्ट्रेट होगा, टर्न्स भी स्ट्रेट होंगे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि टर्न्स के अलाउंग होगा, स्ट्रेट होगा, डायगोनल नहीं होगा। टर्न्स के पैरेलल हो। हाँ हाँ, टर्न्स के पैरेलल होगा। ये लो अब ठीक है। तो ये हो गया प्लेन ऑफ द कॉइल। अच्छा, अगर हम फर्स्ट पेज पे देखें तो जो हम फ्लक्स को जो हमने डिफाइन किया था, तो वो था, अगर हम लेते हैं वेक्टर एरिया के साथ एंगल तो उसका कॉज लेते हैं, और अगर हम प्लेन के साथ एंगल लेते हैं तो उसका साइन लेते हैं। नाउ इट डिपेंड्स कि हम एंगल कौन सा ले रहे हैं। तो हम जो कॉइल की बात करेंगे उसमें साइन के साथ ही जाएंगे, सिंपल रखेंगे चीज़ों को। तो फर्ज करें आप इस पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट करते हैं जो कि यूं पास होता है। ये हो गया जी मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अगर हम फ्लक्स डिफाइन करते हैं,
तो वो हो जाएगा फॉर एग्जांपल ये इसका एंगल ये वाला बन गया, ये चलें जी, ये वाला एंगल बन गया थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा बन गया और ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है इसकी, अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है बी के इक्वल, तो इसका जो हमारे पास फार्मूला बनेगा मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू साइन ऑफ थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए साइन ऑफ थीटा के। ठीक है भाई रियान? यस सर। तो जो टर्न्स होंगे ना कॉइल के, उसके साथ हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का एंगल क्या बन रहा है, और जो फार्मूला बनेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का वो होगा बी ए साइन थीटा। अब हमने दो चीजें सीखी हुई हैं, अगर वो दोनों चीजें हम नेक्स्ट पेज पे रिप्रेजेंट कर दें। रियान कॉपी हो गया ये वाला पेज? एक मिनट सर, ये एंगल बच्चों ये वाला ठीक है। पेज कॉपी कर। अब देखो जो फ्लक्स है उसके दो फार्मूले हमारे पास बन गए। एक हो गया प्लेन सरफेस के लिए, जी जी बेटा। अच्छा, प्लेन सरफेस की नहीं बेटा, मेरा मोबाइल ना लो, उसमें चार्जिंग नहीं है, दिखाओ मुझे, दिखा दो, मैं खुद लगा लूंगा, दिखा दो। अच्छा, एक तो हमने फार्मूला पढ़ा है प्लेन के लिए, अगर प्लेन ऑफ द कॉइल होगा तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा। लेट्स सपोज ये हो गया प्लेन ऑफ द कॉइल, तो प्लेन ऑफ द कॉइल जब भी होगा, फर्ज करें जी इस तरह से था, और ये प्लेन ऑफ द कॉइल था, इस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट किया, ये इस पे मैग्नेटिक फील्ड पड़ा लेट्स सपोज ऐसे, और ये एंगल बन रहा है थीटा। इन द सेम वे हमारे पास एक कॉइल ऑफ वायर थी, वो ऐसे थी लेट्स सपोज, तो इसको हम कहेंगे फॉर एग्जांपल ये इसके टर्न्स हो गए। रियान इस कॉइल का जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा? हॉरिजॉन्टल। हाँ, कॉइल ऑफ वायर विद हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इस पे अगर फर्ज करें हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट करते हैं ऐसे, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो एंगल्स बन रहे हैं इसके टर्न्स के साथ, ये एंगल आपने देखना है ना, ये एंगल क्या बन रहा है, थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल किसके साथ देखेंगे, टर्न्स के साथ। तो दोनों केसेस में जो हमारा फार्मूला बनेगा, मतलब इधर हम एंगल प्लेन के साथ देखेंगे और उधर एंगल देखेंगे टर्न्स ऑफ वायर्स के साथ, और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो हमारे पास फार्मूला बनेगा दैट वुड बी मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू साइन ऑफ थीटा। इस फार्मूला में बी हो गया आपका जी। अच्छा एक चीज है लेकिन, ये फार्मूला हम प्लेन के लिए अलग से लिखते हैं, जो स्ट्रेट प्लेन है, इसमें यूं करो, इसमें तो फ्लक्स हो गया बस बी ए साइन थीटा। कॉइल के लिए हम दो फार्मूले लिखते हैं, कॉइल के लिए हम एक लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न, एक फार्मूला हम कॉइल के लिए लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न, और उसको हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू बी ए साइन ऑफ थीटा, और एक हम फार्मूला लिखेंगे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, ये होगा कॉइल ऑफ वायर के लिए, टोटल मैग्नेटिक
फ्लक्स, तो वो बन जाएगा फाई टोटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, फाई टोटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू हो जाएगा ये मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न। रियान कॉपी कर लिया यहाँ तक? एक मिनट रुकिए सर। कुमैल हो गया कॉपी? सर बस 2 मिनट। सर सर हाँ रियान हो गया? हाँ बताओ। सर ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम n लें तो n इंटू बी साइन थीटा हो जाएगा। हाँ किस तरह? हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो जाएगा n टाइम्स बी ए साइन ऑफ थीटा। ठीक है भाई, कॉपी हो गया? यस सर। अच्छा अब नेक्स्ट पेज पे इसकी एक एग्जांपल लिखो। हमारे पास है जी एक कॉइल ऑफ वायर, इस तरह से, और इसके अंदर से यू आर पासिंग a uniform magnetic field, इसके अंदर से यू आर पासिंग a uniform magnetic field, और जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो है जी 2 मिली टेस्ला। और फिगर 1, a uniform magnetic field, a uniform magnetic field of strength 2 millitesla is passed through the coil of wire as shown above. A uniform magnetic field of strength 2 millitesla is passed through the coil of wire as shown above. ठीक है जी। अब जो एंगल बन रहा है उसका टर्न्स ऑफ द कॉइल के साथ वो है जी, एंगल इधर से भी दे सकते हैं ना, ये एंगल है 45 डिग्रीज। अब आप लिखें क्वेश्चन का ए पार्ट, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न। क्वेश्चन का बी पार्ट, the coil has 10,000 tons of wire, find total magnetic flux। अच्छा रियान ये क्वेश्चन करो तुम लोग, मैं बस 1 मिनट में वॉशरूम से होके आ रहा हूँ, ठीक है? हो जाएगा? कुमैल क्वेश्चन कॉपी हो गया?
जी सर, हो जाएगा। बस मैं 1 मिनट में वॉशरूम से होके आ रहा हूँ, मैं उसी वक्त उठा था, तो मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। तुम लोग जब तक ये क्वेश्चन करो, मुझे बस 1 मिनट दे दो। इस कॉइल का जो रेडियस हमने यूज करना है, दैट इज रेडियस ऑफ कॉइल इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब अगर हम फार्मूला लगाते हैं, फर्ज करें जी पहला फार्मूला हम लगाते हैं फ्लक्स पर टर्न का। is equal to phi is equal to b a sin of theta। तो फाई इज इक्वल टू, बेटा मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास 2 मिली टेस्ला, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ अच्छा, एरिया ऑफ कॉइल है हमारे पास पाई इंटू 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, तो इंटू हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, तो साइन ऑफ 45। रेहान इसका आंसर बताओ, रेहान इसका आंसर बताओ जल्दी से। रेहान क्विकली यार। सर ये आपने बीच में पाई लिखा है? हाँ 1.11। तो इसका हो गया 1.11 इंटू 10 पावर। रेहान 10 पावर कितना आ रहा है? -5। एक मिनट, -5, हाँ ठीक है। और इसका यूनिट हो जाएगा वेबर। तो 1.11 इंटू 10 पावर -5 और यूनिट क्या हो गया वेबर। तो रेहान हो गया यहाँ तक कॉपी? हो गया सर। मोहम्मद सर ये आपने यूनिट लिखवाया नहीं था कि हाँ मैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं लिखवा देता हूँ, ओके। यही भी लिख लो, लिखो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। यूनिट ऑफ magnetic flux is Weber। represented by WB। अब हम अगर वेबर को डिफाइन इस क्वेश्चन के खैर बाद में करेंगे। अच्छा, अब फ्लक्स पर टर्न, सेकंड पार्ट, बी पार्ट, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। टर्न वाला तो हो गया ना।
तो टोटल जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट वुड बी, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फाई टोटल से, और फाई टोटल होगा हमारे पास कैपिटल N इंटू बी ए साइन ऑफ थीटा। कुमैल कितने टर्न्स हैं? पे 10,000। 10,000 हाँ, वुड बी 10,000 टाइम्स, it would be 10,000 tons are there। और b sin थीटा क्या है बेटा जी रियान? 1.11 into 10 to the power minus 5. 1.11 into 10 पावर -5। तो आई थिंक इसका आंसर फिर आ जाएगा 0.111 वेबर। ठीक है, रियान कर लिया? सर एक रियान हो गया? मिनट, इसका आंसर है पॉइंट, हाँ ठीक है, ठीक 0.111 और ये वेबर। हो गया। अच्छा, अब लिखो डेफिनेशन ऑफ वेबर। वेबर को डिफाइन कैसे करेंगे? डेफिनेशन ऑफ वेबर। तो वेबर की जो हम डेफिनेशन लिखेंगे वो होगी, हम लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी 1 वेबर, magnetic flux will be 1 Weber if a magnetic field of 1 Tesla, magnetic flux will be 1 Weber if a magnetic field of 1 Tesla is perpendicular to an area of 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 1 मीटर स्क्वायर के एरिया के परपेंडिकुलर होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? 1 वेबर होगा। रियान कॉपी हो गया? यस सर। अच्छा, इसके बाद अब आगे आते हैं। अच्छा, अब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है उसका अगर हम लिखते हैं कि वो कैसे होती है, फिर फ्लक्स तो हमने समझ लिया। तो अब आप लिखेंगे कि अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स a changing magnetic flux induces an EMF or voltage. The phenomena is called electromagnetic induction। तो जब फ्लक्स चेंज होता है तो उससे वोल्ट जनरेट होते हैं और उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो लॉज हैं, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका जी पहला लॉ, फर्स्ट लॉ लिखो, फैराडेज लॉ ऑफ
मैग्नेटिक इंडक्शन। ये इंडक्शन का हो गया पहला लॉ। और ये लॉ ये कहता है कि लिखो इंड्यूस्ड ईएमएफ induced EMF in a coil will be directly proportional. Induced EMF in a coil will be directly proportional to the rate of change of magnetic flux। तो ये लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो वोल्ट बनेंगे उनका डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, will have a direct proportion with rate of change of magnetic flux। ये फर्स्ट लॉ हो गया। उसके बाद सेकंड लॉ, इसको कहते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ डायरेक्शन की बात करता है, फैराडेज लॉ मैग्नीट्यूड की बात करता है और लेंज लॉ बात करता है डायरेक्शन की। ये कहता है कि इंड्यूस्ड करंट due to induced EMF will be in such a direction that induced current due to induced EMF will be in such a direction that it will oppose the cause of induced EMF। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो भी कॉज होगा उसको इंड्यूस्ड करंट जो है उसकी डायरेक्शन इस तरह की होगी कि वो अपोज होगा। अब इन दोनों लॉज की हम प्रैक्टिस करते हैं। इनमें से जो ज्यादा डिफिकल्ट लॉ है वो लेंज लॉ है, और लेंज लॉ को अप्लाई करने के बाद जो ओवरऑल रिलेशन बनता है वो होता है इंड्यूस्ड EMF is equal to negative delta phi over delta t। और ये नेगेटिव साइन अब क्यों आ गया है? क्योंकि लेंज लॉ अपोजिशन की बात कर रहे हैं। तो नेगेटिव साइन इज बिकॉज ऑफ। सर तो हम इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? अगर ये नहीं करते, दोनों को मिला के चलते हैं। फॉर्मूला में जो नेगेटिव साइन है वो लेंज लॉ की वजह से। तो यार दोनों को हम अप्लाई करते हैं ना, डिफरेंशिएट क्यों करेंगे? तो देखो इन दोनों की अपनी अपनी एप्लीकेशन है ना। फैराडेज लॉ जो है वो हमें मैग्नीट्यूड का बताएगा और जो लेंज लॉ है वो हमें डायरेक्शन का बताएगा। फर्ज करो बोल्ट की डायरेक्शन क्या है, वो देखने के लिए हम क्या यूज करेंगे? लेंज लॉ। रियान कॉपी हो गया था? कुमैल कॉपी हो गया था? मैं नीचे से कर रहा हूँ। नहीं, ऊपर वाला हो गया था ना कॉपी कुमैल? यस सर। जी। अच्छा, अब जो लेंज लॉ है उसका क्या काम होता है और जो फैराडेज लॉ है उसका क्या काम होता है? तो लिखो लेंज लॉ इज used to see the Lenz law is used to see the direction
of induced current. Lenz law is used to see the direction of induced current. ये बात हो गई. और Faraday's law to see the magnitude, and Faraday's law to see the magnitude of induced EMF. तो बेटा लेंज लॉ जो है वो किसके लिए यूज होगा? डायरेक्शन के लिए. और फैराडेज लॉ किस लिए यूज होगा? मैग्नीट्यूड के लिए. रियान कॉपी हो गया? कर रहा हूँ सर. तो जब आपको बात करनी है मैग्नीट्यूड की तो फैराडेज लॉ, और जब आपको बात करनी है डायरेक्शन की तो लेंज लॉ. अब दोनों लॉज की हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं. एग्जांपल नंबर 1. देखो, a coil having 2000 tons of wire is in a vertical magnetic field with its plane being horizontal. मेल हो गया कॉपी? जी सर. A coil having 2000 tons of wire is in a vertical magnetic field with its plane being horizontal. उसके बाद लिखो radius of the coil. The radius of the coil is सर जी बेटा. जो लेंस लॉ है तो उसमें हमेशा नेगेटिव साइन नहीं है. हमेशा नेगेटिव साइन आएगा, वो मैं तुम्हें समझाऊंगा ना. वो आता है तो हमेशा वो डायरेक्शन ऑपोजिट ही देगा, रिपल्शन देगा. मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा ना, थोड़ा सा रुक जाओ. मैं उसकी एग्जांपल्स करवाऊंगा ना तुम्हें 2-4. रेडियस ऑफ द कॉइल इज 5 सेंटीमीटर. ठीक है, ये बात यहां तक हो गई. तो द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड is 2 millitesla. The strength of magnetic field is 2 millitesla. ये सारी बातें हो गई यहां तक. अब क्वेश्चन काम करते हैं. ए पार्ट, find magnetic flux per टन. तो अगर आपको कहा जाए फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स पर टन, तो पहले आप ड्राइंग बना के दिखा दो. कॉइल का प्लेन क्या है? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? कॉइल का जो प्लेन है इट इज हॉरिजॉन्टल. तो अगर कॉइल का प्लेन हॉरिजॉन्टल है तो कॉइल किस तरह से होगी? तो इन दैट केस कॉइल होगी इस तरह से. सो दिस इज अ कॉइल विद टोटली horizontal plane. So this is a coil with horizontal plane. अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो हमने कुछ चीजें हैं जो सॉल्व करनी है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉइल के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ रहा है, इस तरह पड़ रहा है. सो दिस इज magnetic flux.
फॉलिंग ऑन द कॉइल। हाँ जी बच्चों, कर लिया यहाँ तक? रियान हो गया? डायग्राम बना रहा हूँ। जी जी, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कॉइल के टर्न्स पे क्या है, 90 डिग्रीज पे परपेंडिकुलर है। रियान कॉपी हो गया? यस सर। अच्छा, अब ये बात हो गई यहाँ तक। अच्छा, अब फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न, ये पहली चीज है। तो उसके लिए अगर हम करेंगे तो बन जाएगा, एंगल तो 90 बन गया ना, तो फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू साइन ऑफ थीटा। और रियान क्या मैं कह सकता हूँ कि जो थीटा बन रहा है अभी वो 90 डिग्रीज है, यस और नो? यस सर। तो जो एंगल आपको मिल रहा है इट इज 90 डिग्रीज, थीटा इज 90 डिग्रीज। अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ये बन जाएगा फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है हमारे पास, 2 मिली टेस्ला ना, इट विल बी 2 इंटू 10 पावर -3। एरिया है जी 5 सेंटीमीटर, तो पाई टाइम्स 5 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर, और साइन ऑफ एंगल है जी 90 डिग्री। यानी सब चीजों को मिला के ओवरऑल आंसर क्या आ गया, व्हाट इज फ्लक्स पर टन? हाँ रियान बताओ, फ्लक्स पर टन कितना आ गया बेटा? 1.6 into 10 to the power -5। ये आ गया 1.6 इंटू 10 पावर -5, और ये हमारे पास क्या हो गया, वेबर। तो फ्लक्स आ गया 1.6 इंटू 10 पावर -5, और ये हमारे पास हो गया वेबर, और ये है फ्लक्स पर टन। रियान कोई कंफ्यूजन है या क्लियर? क्लियर है सर। ठीक है रियान, अब ये तो हो गया फ्लक्स पर टन। अब टोटल फ्लक्स भी हम फाइंड कर सकते हैं अगर जरूरत हो तो अब जो है अगली बात, इस क्वेश्चन का बी पार्ट लिखो। द कॉइल इज रोटेटेड in the still magnetic field such that after the rotation the coil is rotated in the still magnetic field such that the coil is rotated, हुरिया आप लोग अंदर बैठ जाओ ना। The coil is rotated in the still magnetic field such that after the rotation the plane of the coil is at 30 degrees to the horizontal। कुमैल सवाल समझ आ गया कि कॉइल को हमने इतना रोटेट किया है कि आफ्टर रोटेशन जो है उसके जो टर्न्स हैं या उसका जो प्लेन है, प्लेन टर्न्स ही हो गए ना, वो हॉरिजॉन्टल के साथ किस एंगल पे है, 30 डिग्री 30 डिग्रीज पे, और रोटेशन जो है उसका टाइम दिया होगा। रोटेशन टुक 1 मिलीसेकंड, रोटेशन टुक 1 मिलीसेकंड। तो रोटेशन में जो टाइम लगा है वो है जी टोटल 1 मिलीसेकंड।
तो इस रोटेशन की वजह से क्वेश्चन का लिखो बी पार्ट, फाइंड एवरेज वैल्यू of induced EMF per turn during the rotation. Find average value of induced EMF per turn during the rotation. तो ड्यूरिंग द रोटेशन जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसकी हर एक टर्न में एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने पहले निकाला हुआ फाई इनिशियल, कुमेल फाई इनिशियल कितना आया था जो हमने पिछले पार्ट में निकाला था, उसकी वैल्यू बताओ। 1.6 into 10 raised to the power minus 5. 1.6 into 10 पावर माइनस 5 और ये था फ्लक्स पर टर्न। अभी तो बात पर टर्न की हो रही है। अच्छा, अब जो बात है वो ये है कि आफ्टर रोटेशन अगर देखा जाए तो कॉइल कहाँ पे होगी। आफ्टर रोटेशन जो बात की जा रही है उसको फॉलो कर लो। वो कह रहे हैं जी कॉइल जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ उसका प्लेन 30 डिग्री पे है। ठीक है कुमैल, ऐसे। जी। अच्छा, अब जो कॉइल बनेगी अगर हम उसकी ड्राइंग बना के दिखा दें तो कॉइल अब यूं यहाँ पे आ चुकी है ना, ये आफ्टर रोटेशन कॉइल यहाँ पे आ चुकी है और कॉइल के जो टर्न्स हैं दे आर लाइक दिस, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अभी भी वर्टिकल ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन के साथ क्या एंगल बनेगा, क्या कहते हो कुमैल? मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ मुझे लगता है 60 70। बनेगा, सही मुझे? ओह 60, ठीक 60 बनेगा है। यस सर। तो अब एंगल जो है वो बन गया 60, क्योंकि एंगल तो हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ लेते हैं हमेशा। तो आफ्टर रोटेशन जो है अगर हम फ्लक्स पर टर्न निकालते हैं, लेकिन एक चीज याद रहे अभी हम पर टर्न के लिए कर रहे हैं। आफ्टर द रोटेशन, रोटेशन हो गई उसके बाद आफ्टर द रोटेशन मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न, उसको हम कहेंगे फाई फाइनल, और वो भी इक्वल होगा ऑब्वियसली बी ए साइन थीटा के। तो ये इक्वल हो जाएगा। फिर कुमैल वैल्यूज बताओ जरा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना था बेटा? सर 2 मिली टेस्ला। 2 मिली टेस्ला। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 3। एरिया ऑफ कॉइल कितना था? पाई टाइम्स 5 into 10 raised to the power minus 2. 10 पावर माइनस 2, और उसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर हो जाएगा। और साइन ऑफ एंगल कितना हो गया? 60 हो गया ना। 60 हो गया। कुमैल सब कुछ कर करा के फाइनल फ्लक्स का आंसर क्या आ गया? So what is the answer for final flux? वन 1.36 1.36 और ये वेबर, ठीक है। इंटू तो फाइनल 10 to the फ्लक्स power minus 5। बेटा जी वो तो आप बताओगे ना। -5 यार, ये तो आंसर आ नहीं सकता। कुमैल मेरी बात सुनो, हाँ आ सकता है, नहीं नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है ठीक है, आ सकता है, कम है ना उससे। मैं बस ये देख रहा हूँ कि उससे कम है या ज्यादा है। उससे कम है ना, तो बस ठीक है। अच्छा कुमैल अब ये हो गया। अब कुमैल ये बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है पर टर्न जो एवरेज वैल्यू है वो कैसे फाइंड करेंगे? कुमैल बताओ जरा। सर इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करके।
हाँ, और वो पर टर्न होगा ना, क्योंकि अभी तो पर टर्न के लिए चल रहे हैं। जी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न। कुमैल, इसके बाद ना मैं इंडक्शन की आपको ना वीडियोस भेजूंगा, और वो सारी वीडियोस आपने आज के दिन में देखनी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न वो इक्वल हो जाएगा किसके? हम कहेंगे जी नेगेटिव डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के। अच्छा, पहले तो हम डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी निकाल लेते हैं ना। डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू रेन फाई का फाइनल माइनस फाई का इनिशियल ओवर टाइम। रेन ठीक हो गया? तो फाई का फाइनल है कितना? फाई का फाइनल है 1.36 इंटू 10 पावर -5। फाई का इनिशियल कितना है? 1.6 इंटू 10 पावर -5। और कुमैल, इसका टाइम कितना है? सर 1 मिलीसेकंड। हाँ, तो फिर इसको डिवाइड कर देंगे 1 मिली सेकेंड से। तो डिवाइडेड बाई 1 मिली सेकेंड। तो कुमैल, ओवरऑल आंसर क्या बन गया सब कुछ कर करा के? सर मिली को कन्वर्ट नहीं करना। सर हाँ भाई, बताओ यहाँ। सर मिली को कन्वर्ट नहीं करना, 1 इंटू 10⁻³ हाँ, तो उसको तो करेंगे ना, मिली की और जगह ये आ वो रहा है करेंगे। -2.4 इंटू 10 -2.4 इंटू to 10 की पावर -3। -3। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि फ्लक्स डिक्रीज हुआ है ना। तो जब फ्लक्स डिक्रीज होता है फिर पॉजिटिव वोल्ट बनते हैं। तो जब फ्लक्स डिक्रीज होता है तब बनते हैं नेगेटिव साइन की वजह से पॉजिटिव वोल्ट बनते हैं। तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न जो है उसका अगर हम फार्मूला देखेंगे तो वो बन जाएगा V इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो ये हमारे पास बन जाएगा V इज इक्वल टू नेगेटिव, अब डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी जो है वो है -2.4 इंटू 10 पावर -3। रेयान, इसका ओवरऑल आंसर क्या बन गया फिर? 2.4 इंटू 10 पावर -3 और ये वोल्ट। ये कुमैल सी पार्ट था या डी पार्ट था? सर ये बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट था, वैसे सी पार्ट था वैसे। अच्छा, ठीक है, फिर सेकंड बी का फिर सेकंड हो गया। अगर बी का ये फर्स्ट था तो बी का सेकंड हो गया। फिर फाइंड टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा नंबर ऑफ टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स और ये मल्टीप्लाई होगा सर एक मिनट, इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न्स। तो ये होगा नंबर ऑफ टर्न्स इनटू इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न। यहाँ लिख दिया। यस सर। तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा नंबर ऑफ टर्न्स इनटू इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं रियान? 2000 थे। 2000। ठीक है, तो ये हो गया 2000 टाइम्स 2.4 इंटू 10 पावर -3 और ये वोल्ट। तो रियान, इसका फाइनल आंसर क्या बन गया? 2.4, 4.8।
4.8 वोल्ट। रियान कर लिया? यस सर। ठीक है। अच्छा, फैराडेज लॉ की एक एग्जांपल होगी इस तरह की, और एक और एग्जांपल मैं फैराडेज लॉ की करवाता हूँ। और कुमैल कॉपी हो गया? हो गया सर। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। एक क्वेश्चन लिखो। एक हमारे पास है कॉइल ऑफ वायर, और ये इस तरह दिखाई हुई है। और इसके साथ हमने लगाया हुआ है एक वोल्ट मीटर। इनफैक्ट नहीं, इसमें से करंट पास करते हैं। तो लिखो अ साइनोसॉइडल करंट as shown below is passed through the coil. A sinusoidal current as shown below is passed through the coil. अच्छा, अब आपने करंट का बना देना है ग्राफ। वाई एक्सिस पे करंट इन एम्पेयर्स, एक्स एक्सिस पे टाइम इन सेकेंड्स, और ये ग्राफ हो गया। ठीक है, कुमैल बना दिया? बन गया सर। अच्छा, ये हो गया T/4, यहाँ तक करंट हो गया 2T/4, या यूं कर लो, T/4 की जगह इसको यूं लेबल कर लो। ये हो गया A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, F to G, G to H, H to I, H to I, I to J and so on। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कॉइल में से हमने ये वाला करंट पास कर दिया। अब सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो तो ये है कि क्वेश्चन का ए पार्ट लिखें। रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फ्लक्स, represent magnetic flux through the coil due to the above current shown. Represent magnetic flux through the coil due to the above current shown. अच्छा, अब इसमें आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि जब भी कोई ग्राफ वाला क्वेश्चन है उसमें फ्लक्स का डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ, जिसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा करंट के साथ। सिंपल इज दैट। ठीक है जी कुमैल, जब भी आपको कोई ग्राफ वाला क्वेश्चन देंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी? मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसके साथ होगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ, और उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसके साथ होगा? करंट के साथ। कुमैल ठीक हो गया? जी सर। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि इसका फ्लक्स का ग्राफ बनाओ, इसका जो फ्लक्स का ग्राफ बनेगा इट वुड बी, सर वे बन जाएगा। वही सेम बनेगा ना। अब ये बात याद रह जाएगी कि जो करंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स की वेरिएशन एग्जैक्टली सेम होगी। So the magnetic field and magnetic flux have exactly same variation as the current. कुमैल कॉपी हो गया? जी सर। ठीक है, अब अगर बात की जाए इसके आगे, अब अगर बात की जाए इसके आगे, जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये तो हो गया किसका ग्राफ? फ्लक्स का ग्राफ टाइम के साथ।
उसके बाद अगर कहा जाए कि इसका बी पार्ट लिखें, दो ग्राफ बनाओ, एक आप बनाओ डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी और एक आप बनाओ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वोल्ट्स और टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है कुमैल, तो मुझे ये जी बताओ, अगर फ्लक्स का ग्राफ गिवन है और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की बात हो रही है, तो ये तो साइनोसॉइडल ग्राफ्स हैं ना सारे, उसमें हम बात कर रहे हैं। तो जो फ्लक्स का ग्राफ है वो कॉज है, साइन है, या कौन सा ग्राफ है? सर कुमैल क्या ख्याल है? पॉजिटिव कॉज है ना। हाँ, फ्लक्स का जो ग्राफ है वो है, फ्लक्स का जो ग्राफ है वो है पॉजिटिव कॉज। रियान, पॉजिटिव कॉज का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन। तो जब भी आपके पास होगा पॉजिटिव कॉज, उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? नेगेटिव साइन होगा। तो डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी सिंपली नेगेटिव साइन हो जाएगा। कुमैल कोई कंफ्यूजन है या क्लियर? क्लियर है सर। ठीक है, अब कुमैल ये तो हो गया डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब वोल्ट का क्या रिलेशन है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के साथ? V इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो ये अगर नेगेटिव साइन है, तो अगर हम इसको फिर से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव साइन आ जाएगा ना। कुमैल क्या जी ख्याल है? जी जी पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये हो गया, तो ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव साइन का ग्राफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का हमारे पास ये ग्राफ होगा। तो रियान कोई कंफ्यूजन है या क्लियर? क्लियर है सर। सर एक मिनट में कॉपी कर रहा हूँ। हाँ, कर लो कर लो। कुमैल, कहानी समझ आ गई कि ग्राफ पे कैसे करना है सारा कुछ? जी सर। हो गया सर। ठीक है। अच्छा, अब रियान जो बात है वो ये है कि ये तो हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ। अब सी पार्ट में आप लिखो, व्हाट इज डायरेक्शन, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ड्यूरिंग ए बी। अब इस पार्ट में हम यूज करेंगे लेंजेज लॉ। क्या यूज करेंगे कुमैल? लेंजेज लॉ। और वो कैसे यूज करेंगे मैं बताता हूं। उसको यूज करने का हमेशा आपका मेथड ये हुआ करेगा, जब भी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पूछी हुई है, आप सबसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज आइडेंटिफाई करोगे। ये आपका ओरिजिनल ग्राफ है जो आपको गिवन है, करंट इन एम्पेयर, टाइम इन सेकेंड। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ, और इस तरह था। फिर कुमैल, ए टू बी सबसे पहले अगर हम देखें कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ,
बताओ जरा कुमैल, ए टू बी ईएमएफ का जो कॉज है वो क्या है? अगर आपसे पूछा जाए फ्लक्स क्यों चेंज हुआ, तो आप कहेंगे क्योंकि करंट चेंज हुआ, यही कहोगे या नहीं कहोगे? जी जी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए टू बी इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो कॉज है वो है डिक्रीजिंग करंट? यस और नो? जी सर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज है डिक्रीजिंग करंट। अब अगर करंट हो रहा है डिक्रीज, सर ये हाँ करंट बताओ। नेगेटिव तो नहीं, पॉजिटिव है ये। पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज तो हो रहा है ना। 1 डिग्री हो रहा है, ठीक। अच्छा, जब ओरिजिनल करंट डिक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड करंट ने उसको डिक्रीज होने से रोकना है। जब ओरिजिनल करंट डिक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड करंट जो है उसको डिक्रीज होने से रोकेगा। सिंपल इज दैट। तो मैं लेंज लॉ क्या कहता है बेटा? अगर हम लेंज लॉ का स्टेटमेंट देखें, वो कहता है कि जो कॉज है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इंड्यूस्ड करंट उसको रोका करेगा। तो मैं यही है या कुछ और है? जी सर बिल्कुल ये है। तो अगर फर्ज करो डिक्रीजिंग करंट जो है उसका कॉज है, तो ओरिजिनल करंट उसको डिक्रीज होने से रोकेगा, तो हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट induced current will flow induced current will flow in the direction of induced current will flow in the direction of the original current to not let, या यूं लिख लो, to oppose its its to oppose its drop। तो मैं आती है बात समझ के, डिक्रीजिंग करंट जो है वो फ्लो करेगा ओरिजिनल करंट की डायरेक्शन में, ताकि वो जो है इंड्यूस्ड करंट को गिरने ना दे। कुमैल क्लियर? क्लियर सर। अच्छा कुमैल, अब ये तो हो गया ए बी। अब अगर मैं पूछूं डी से ई तक बताओ क्या डायरेक्शन होगी? डी से ई ओरिजिनल करंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर पहले सर सी से डी नहीं होगा, नहीं, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ ना। डी डी से ई इंक्रीज बताओ। होगा। इंक्रीज हो रहा है। हाँ, तो ओरिजिनल करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो लेंज लॉ फिर क्या कहते हैं? तो कॉज ऑफ, ये जो इंड्यूस्ड करंट है वो ऑपोजिट फ्लो करेगा ओरिजिनल बिल्कुल करंट। बिल्कुल सही कह रहे हो। cause of induced EMF is the increase in current, hence induced current will flow opposite to the original current, hence induced current will flow opposite to the original current to oppose its fall or rise। कुमैल क्या कहोगे? इट्स राइज सर। To oppose its fall or rise क्या कहोगे कुमैल? सर राइज राइज। हाँ जी, क्या कहोगे? To oppose its fall or rise? सर राइज जो है ना, इंक्रीज हो रहा है। To oppose its rise। अच्छा, अब मैं आपको 3 सिचुएशंस इस एक्सपेरिमेंट की बता देता हूं। फर्ज करें ओरिजिनल करंट और इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अगर इस एक्सपेरिमेंट में ओरिजिनल करंट क्या होगा तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, रिलेशन। तो रियान देखो, अगर ओरिजिनल करंट होगा कांस्टेंट
उस केस में नो इंड्यूस्ड करंट। रियान आती है बात समझ? यस सर। उसकी वजह क्या है? नो इंड्यूस्ड करंट क्यों? सर एज कांस्टेंट है तो कि इसको अपोज नहीं करना कर रहा है as इंड्यूस flux करंट। will be constant and no change of flux। कुमैल ये बताओ, अगर फ्लक्स चेंज ना हो तो ईएमएफ इंड्यूस होगा? नहीं सर, नहीं होगा। तो अब समझ आ गई बात कि जब करंट कांस्टेंट होगा तो मैग्नेटिज्म भी कांस्टेंट होगी, और जब मैग्नेटिज्म कांस्टेंट होगी तो फिर उस टाइम पे ना ईएमएफ इंड्यूस होगा और ना ही करंट का फ्लो होगा। कुमैल क्लियर ये बात? क्लियर है सर। अच्छा, अगर जो ओरिजिनल करंट है वो बढ़ता है, फॉर एग्जांपल राइज करता है, कुमैल लिखवाओ जरा, राइजिंग के साथ क्या लिखेंगे? सर इंड्यूस्ड करंट करंट। इंड्यूस होगा, हाँ उसकी डायरेक्शन लेफ्ट पे होगी। हाँ, लेफ्ट ना कहो ना, इंड्यूस्ड करंट ऑपोजिट टू ओरिजिनल डायरेक्शन। हाँ विल बी ऑपोजिट टू द ओरिजिनल करंट। कुमैल अगर ओरिजिनल करंट राइज करने की जगह फॉल कर रहे हैं फिर क्या होगा? सर करंट फिर भी इंड्यूस होगा और ओरिजिनल डायरेक्शन में ही। उसकी वजह क्या लिखेंगे? द इंड्यूस्ड करंट will be in the induced current will be in the direction of the original current, direction of the original current। कुमैल क्यों? टू अपोज in द the चेंज। direction of the original current to oppose the falling current, to oppose the fall in original current। अच्छा बच्चों, आज आपने ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो मैं वीडियोस आपको भेज रहा हूँ वो देखनी है, ठीक है? उसके बाद आपने करना है इसके पास पेपर। तो बाकी जो कल से मैंने क्लासेस में पढ़ाना है, जिस क्लास में जो, वो मैं अपडेट कर दूंगा अभी। रियान कॉपी हो गया यहाँ तक? कर रहा हूँ सर। अच्छा कुमैल, अब जो मैं वीडियोस भेजूंगा ना वो देखने के बाद आप जो है पास पेपर के सारे सवाल कर सकोगे, क्योंकि सर इंडक्शन बहुत डिटेल में है। इस तरह ये वीक पे चला जाएगा, अगर वीडियोस देखोगे तो सिर्फ घंटा लगेगा। हाँ सर रियान बताओ। कितनी वीडियो है? थोड़ी सी हैं, शाम को फारिग होके देख लेना। सही है सर। सिर्फ इंडक्शन की देखनी है और कोई नहीं, सर कल नया चैप्टर शुरू करना है। इंशाल्लाह। सही मैं है तुम्हें इंडक्शन की वीडियोस अभी भेज रहा हूँ, ये तुमने देखनी है। सर, 1 मिनट में नोट कर